यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पाकिस्तान पहुंचे हैं। दोनों जो यूट्यूबर्स हैं इनके हवाले से हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वापस हुई है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। रजब भट्ट को जी कहा जा रहा है मुबैयर तौर पर कि बरतानिया से डिपोर्ट किया गया है, लेकिन सुबह में उनके एक लॉयर की जो अली इशफाक हैं गालिबन उनका नाम, उनके लॉयर की, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि उनको डिपोर्ट नहीं किया गया। अब इस पे भी क्या चीज़ें हैं, इस पे आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे जी। दोनों के ख़िलाफ़ जो गैम्बलिंग ऐप है उसका स्कैंडल और साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं और ये दोनों जब एयरपोर्ट पहुँचे हैं आज इनकी पेशी होगी, इस पर क्या मामलात होंगे। और ये जो केस हम मुख्तलिफ केसेस इनफैक्ट देख रहे हैं, ये जो बेटिंग ऐप्स हैं या इसके अलावा भी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी हम इन यूट्यूबर्स व्लॉगर्स की देखते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में जो उनको बरतानिया से इसलिए डिपोर्ट किया गया है, इसके मुताबिक कि उन्होंने 1.5 साल पहले वीज़ा फॉर्म में पाकिस्तान में ज़ेर समात केसेस ज़ाहिर करने की जो शिकायत की बुनियाद पे उनको हिरासत में लिया था और वीज़ा फॉर्म में मालूमात छुपाने के ऊपर रजब भट्ट का जो वीज़ा है उसको मनसूख किया गया है, जबकि नदीम नानीवाला चूँकि बरतानवी पासपोर्ट रखते हैं इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद तला मुश्ताक, माहिर कानून है और क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच तला साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से भी आई वांट कि बताइएगा, और सेकेंडली ये जो डिपोर्ट होना या ना होने वाला मामला है, क्योंकि मैं आपके साथ ये ऑफर डिस्कस करी थी कि उनके लॉयर की भी एक मैंने ट्वीट देखी है। तो बेसिकली NCCIA जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने 13 जून को इन यूट्यूबर्स को एक बुलाया था अपने पास, इंक्वायरी स्टार्ट की थी कि आप आके इसके अंदर अपना जवाब दें, जो इन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद से एक आती है रजब भट्ट के खिलाफ भी और जो दूसरे नदीम है उनके, और इवेंचुअली उसके अंदर इनके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स ये होते हैं क्योंकि ये पेशी पे नहीं जाते और ये चले जाते हैं यूके। जब ये यूके जाते हैं, यूके में अनोनिमस टिप आती है बरतानवी हुकूमत को कि इनके ख़िलाफ़ देयर वर सर्टन FIRs जो पीछे पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ थी, जो उन्होंने अपनी वीज़ा फॉर्म में छुपाई हैं, और कुछ टेरर लिंक्स भी बताए गए कि कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके लिंक्स हैं। जब इनको बरतानवी हुकूमत ने बुलाया और देखा, इनको इंटरव्यू किया दोनों को, तो उसमें पता चला कि दे वर बोथ इनोसेंट जो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन ये नज़र आया कि रजब भट्ट के जो वीज़ा फॉर्म थे उसके अंदर देयर वर सर्टन इशूज़, और वो इशूज़ क्या थे कि कुछ FIRs छुपाई गई थी जब उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, उस फॉर्म के ऊपर उनको कंसील किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका वीज़ा जो 2027 तक वैलिड था, दैट वाज रिसेंडेड British government. And for the same purpose he was told to go back to Pakistan. उन्हें कुछ टाइम दिया गया कि आपने इस टाइम के अंदर पाकिस्तान हर सूरत वापस जाना है। Now that is also a form of deportation. Deportation ज़रूरी नहीं कि आपको पकड़कर जहाज में बिठा दिया। हमारी डेफिनेशन डेपोटेशन की यही है नॉर्मली लोगों की। तो जो दूसरे इनके साथ मौसूफ हैं नदीम, वो क्योंकि बरतानवी सिटीजन हैं तो उनको, और जो एलिगेशंस थे वो बेबुनियाद निकले, तो उनको वैसे ही रिहा कर दिया गया। ठीक है। तो खैर अब दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट नॉक किया प्रोटेक्टिव बेल के लिए, और उन दोनों को प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फॉर सर्टेन डेज, और आज उन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी बेल की पेशी में हाजिर होना। अभी मुझे अपडेट भी टीम ने दी है कि राहदारी ज़मानत उनकी मंजूर हो गई है। सो आई थिंक कि ये अच्छा, अब ये जो कल हम डिस्कशन NCCA का आपने चूँकि जिक्र किया है, कल हम सादुर रहमान के हवाले से भी बात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन जैसे वहाँ पर उनको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया, क्वेश्चंस हुए और फिर पता लगा कि एलिगेशंस जो थे वो फॉल्स, बट हमने पाकिस्तान के अंदर जो सादुर रहमान वाला केस देखा है तला साहब, उसमें भी ये वाली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रही कि इन्वेस्टिगेशन में लूपेंस थे और जिसकी वजह से एक मामले को बहुत तवील किया गया, उसमें जो कंट्रोवर्सीज़ निकली और सारा मामला कंट्रोवर्शियल रहा। ये भी एक चीज़ है कि हम इन्वेस्टिगेशन से लेकर ये सारे मामलात को कैसे मिस हैंडल कर रहे हैं समहाउ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कि रियासत का अपने शहरियों के साथ जो मुआहदा होता है बेसिकली, उसमें रियासत कहती है कि कुछ चीज़ें, ये कवानीन है जो आप फॉलो करेंगे और उसके बदले ये राइट्स हैं जो हम आपके ऊपर कन्फर करेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ राइट्स दैट वी एंजॉय एवरी डे, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डू बिजनेस, राइट। तो अब समझने की चीज़ ये है कि इसमें मेजॉरिटी जो राइट्स हैं दे आर एब्सोल्यूट राइट्स एंड देन देयर आर अदर राइट्स जो क्वालिफाइंग राइट्स हैं। बिल्कुल सही। आपको जीने का हक भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपने किसी शख्स का कत्ल नहीं करना या कोई ऐसा जुर्म नहीं करना जिसकी सजाए मौत हो सकती है, तो आप जी सकते हैं फ्रीली, राइट। तो देयर आर सर्टेन क्वालिफाइंग ट्रिगर्स उसके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है विच इज़ राइट टू फेयर ट्रायल, जिसको एब्सोल्यूट राइट कहा जाता है। अब जब साद के साथ हम पिछले 100 दिन में देखते हैं जो उसके साथ हुआ, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया, और अगर ये बातें सच्ची हैं तो ये तो बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए आज लॉयर्स और आपके लिए आज मीडिया पर्सन्स और एज अ स्टेट हमारे लिए कि अगर साथ इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसके इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है लोगों के अंदर, उसके साथ ये हो रहा है, तो एक गरीब शख्स जब NCCI के पास जाएगा, या वो मुद्दई हो या वो डिफेंडेंट, अगर हम इन केसेस में देखें, मेरा इन केसेस के साथ बुनियादी मसला ये है कि हमने एक प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर आर सर्टेन इलीगल बेटिंग एप्स जो पाकिस्तान में प्रमोट हो रही हैं, बट व्हाई नॉट गो आफ्टर द ऑपरेटर्स ऑफ दीज एप्स फर्स्ट। एग्जैक्टली। तो अगर मैं एक चीज़ को टीवी पर डिफरेंट इवेंट्स के अंदर उसकी इश्तिहार नजर आ रहे हैं और मेरे लिए वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, बिलबोर्ड्स पे नजर आ रहे हैं exactly. तो दिस मस्ट बी लीगल, राइट। अगर आप बिलबोर्ड्स पे देख रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर उनके इश्तिहारात को देख रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े मुल्की इवेंट्स के अंदर उनकी स्पॉन्सरशिप्स देख रहे हैं, और सेलिब्रिटीज को इंडोर्स करते हुए देख रहे हैं जिनको आपने अभी तक हाथ नहीं डाल सकते बिकॉज यू कांट। एग्जैक्टली। तो व्हेन वी हैव सीन दैट, व्हाई गो आफ्टर दीज पीपल? क्योंकि एक अजम्पशन तो आ जाएगी कि इनका भी बोनाफाइड था, दे डिडंट नो कि ये इलीगल बैटिंग ऐप्स हैं। अच्छा, अब उसमें वो कौन सी ऐप्स हैं, वो बाइनोमो भी है, 1xBet भी है। अब वो क्या कहते क्या है कि हम SEC से रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना, तो हम इलीगल नहीं हैं, हम अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए। बिल्कुल सही। तो बट अगैन, अब जब NCCI ने फैसला कर लिया कि ये इलीगल बैटिंग ऐप्स हैं, वी हैव टू गो आफ्टर देम, तो उन लोगों की तरफ पहले क्यों जाना जो सिर्फ इसको प्रमोट कर रहे हैं? व्हाई नॉट गो आफ्टर पीपल हु आर एक्चुअल बेनिफिशरीज, जिन्होंने ये सारा पैसा लिया है लोगों से और उनको अपने बैंक्स में लेके, वो तो गालिबन कहाँ पर होंगे इस वक्त। तो मेरे ख्याल से इन सारी FIRs के साथ मेरा जो बुनियादी मसला ये है कि बजाय इधर क्रैकडाउन, और अच्छी बात है क्रैकडाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने से पहले उन लोगों की तरफ जाए जो बेसिकली इन ऐप्स को लेकर आए हैं। और आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है, should be transparent, और जो रूट कॉज है, वी नो व्हाट्स द रूट कॉज, देन व्हाई नॉट टू एड्रेस दैट एंड ओनली यू नो गोइंग आफ्टर दीज पीपल जो कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, अब इसमें सब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आई थिंक मैं ज़रूर डिस्कस चाहूँगी कि आप करें कि हमारे यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली अब जो चीज़ें आ रही हैं, साथ ने एक डक्की भाई ने एक वीडियो डाली, एक ब्लॉग डाला, उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सपोज किया। अब उसके आफ्टरवर्ड्स कुछ बहुत सारी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं पुलिस स्टेशन से, या जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सरफराज गालिबन उनका नाम है, जो कि पहले थे, अब उनकी जो सासें हैं वो सारी चीज़ें उनके पास हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये वाला प्रोसेस इतना लंबा, पहले ही 100 दिन हमने देखा और अब इसके बाद अब ये टाइम लेगा, तो हम हमेशा कहते हैं कि जो जस्टिस सर्व होने में जो टाइम आ रहा है, ये भी टाइम ज़ाया ही हो रहा है। That is true. Justice delayed is justice denied. ये तो एक यूनिवर्सल सेइंग भी है और हम मानते भी हैं इस चीज़ को। I think there were certain people within NCCIA who were trying to become hero by apprehending certain people. Okay. तो वो चीज़ सामने उभर के भी आ रही है। और दूसरी चीज़ इसमें देखें, कानून ने अपना वक्त तो लेना है, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। अगर हमें अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सर्टन FIA के ऑफिशियल से रिकवरी हो रही है पैसों की, गालबन 4.5 CR की रिकवरी अभी तक हो चुकी है एज पर द मीडिया न्यूज़। तो आई थिंक विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विल सी कि दूसरी तरफ भी ये मुकदमा चलेगा।
FIA के जो केसेस हैं गालिबन उनमें टाइम वैसे भी कम लगता है, कोर्ट्स काफ़ी सीरियस होती हैं इन चीज़ों को लेकर। पाकिस्तान में इन रीसेंट टाइम्स हमने देखा है कि इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा काम कोर्ट्स की तरफ से और स्टेट की तरफ से किया गया है। नई कानून साजी भी की गई, पैका 2016 में आया, उसके बाद वो अमेंड होता रहा, 2025 में भी पैका अभी रीसेंट अमेंडमेंट्स थी। तो इस कानून के ऊपर काम तो बहुत ज़्यादा किया गया है ओवरऑल, लेकिन जो डकी का केस है वो बेल लेते लेते 100 दिन लग जाना वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, क्योंकि अगर हम उस केस को थोड़ा कैटेगोरिकली देखें तो उसका जो मैं समझता हूँ 2 से 3 दिन का फिजिकल रिमांड बनता था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया स्टार्ट में। फिर बेल प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा डेट्स दूसरी तरफ से ली गई, FIA ऑफिशियल्स की तरफ से। अभी भी दारी का केस चल रहा है जहां पे वो अपने जो पैसे रिकवर हुए हैं वो क्लेम करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कल तारीख पे वो 3 दिन और आएगा, इसलिए 3 दिन उसमें लिए हैं। तो ये हमारी एजेंसी की तरफ से डिले ज़रूर है, बट कोर्ट्स आर वेरी विजिलेंट टू दिस नाउ। तो वो अब कोर्ट्स को भी ये समझ आ रहा है कि क्या मामला चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और आई थिंक in the time to come we'll see a lot more cases like these जहाँ पर आपके certain अदारे जो मुकद्दस गाय बन के बैठी थी वो एक्सपोज होंगे और होते आ रहे हैं। और अभी तो इस केस में तो दोनों केसेस में इनफैक्ट आई बिलीव एक्सपोज हुए हैं। इसमें ये वाली चीज़ भी अब देखनी पड़ेगी, डिपेंड करते हैं। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उतरे तो वही बात है कि ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों का ये हाल है, तो आम पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे होगा? इसमें मैं थोड़ी सी बस एक चीज़ ऐड कर दूं कि देखें, साइबर क्राइम विंग पहले होता था FIA के अंदर, उसको डिसॉल्व करके NCCIA को बनाया गया इन रीसेंट टाइम्स, और उसको बनाने की मकसद भी ये था कि साइबर क्राइम विंग के अंदर बहुत से मसाइल चल रहे थे और एक ओवरहॉल किया गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो ही लोग जो साइबर क्राइम विंग के अंदर थे, मोर और लेस मेजॉरिटी वो NCCIA में ला के बैठा दिया गया उनको। तो चेहरे तब्दील नहीं हुए, चेहरे वही रहे, सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों के साथ आई थिंक FIA नीड्स के इसमें अब एक मेजर ओवरऑल हाई, इसमें इनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इनकी और स्पेशली प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि जहाँ पर कोई बेज़ाब्तगी नज़र आ जाए तो एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए ताकि आम शहरी का जो कॉन्फिडेंस है अपने इदारों पे वो बहाल हो सके। और कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आई बिलीव मैं खुद भी या आम पब्लिक का परसेप्शन भी देखा जाए, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, और पहले ही सिस्टम में इतने फ्लॉज की हम बात करते हैं तो इस तरह के केसेस और समा उसको मजीद स्टैम्प कर देते हैं कि जी अच्छा हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम ही ऑफ है। ये रजब भट्ट वाले केस के अंदर अब इसके आगे प्रोसीडिंग क्या होगी? ये जो राहदारी ज़मानत मंजूर हुई है, इसके बाद तला क्या होने वाला है? अच्छा, इसमें अब बेसिकली प्रोटेक्टिव बेल की आज उनकी पेशी है। मैं प्रोटेक्टिव बेल का थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोटेक्टिव बेल सेक्शन 498 CRPC का है, जिसके तहत कोई भी हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट हो, सिंध की हाई कोर्ट हो, पाकिस्तान के किसी भी शहरी को वो दे सकती है अगर वो समझे। और इसकी रीज़न सिर्फ ये होती है देने की कि आपको जो आपकी का ट्रायल कोर्ट है जहां से आपने प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी है वहां तक जाने का वक्त मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर इनको प्रोटेक्टिव बेल आज तक की मिली है और या इसमें 1 दिन की एक्सटेंशन होती है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए मिलती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ता, बहुत मिनिमम टाइम ऑनरेबल कोर्ट्स देती हैं, और सिर्फ वो टाइम भी इसीलिए है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप अपनी मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकें। ठीक है। तो मुझे ये दोनों भी गिरफ्तार होते तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि दे हैव प्रोटेक्टिव बेल, देन दे विल seek pre-arrest bails from their respective trial courts जहाँ पर इनका FIR दर्ज हुई है और जहाँ पर इनका मुकदमा ट्रायल का चलना है। तो वंस दे हैव देयर प्री अरेस्ट बेल्स, उसके बाद फिर उनकी पेशी चलेगी प्री अरेस्ट बेल की कि वो कंफर्म होनी है नहीं होनी, और साथ साथ फिर ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और ट्रायल के अंदर फिर देखा जाएगा, जिस तरह अभी बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद साद और डकी भाई जो हैं उनको रिहा कर दिया गया, तो वो भी बेल पर बाहर हैं। उनका जो ट्रायल है कि क्या उन्होंने इलीगल ये ऐप्स को प्रमोट किया है या नहीं किया, तो वो तो कोर्ट तयन करेगा विद टाइम। तो इनके केसेस भी क्योंकि सिमिलर हैं तो दे विल हैव देयर ओन ट्रायल्स, और उसके अंदर फिर एविडेंस आएगी, FIA की तरफ से एविडेंस आएगी, इनके वकील उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे एंड सो ऑन।